बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, सिंध हुकूमत ने मुसाफिर वैनों में लगी CNG वैन्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं और आपको ये बताते चलें कि महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ जो हैं इस वक्त जारी हैं। 100 CNG सिलेंडर्स मुसाफिर वैनों से निकाल दिए गए हैं और तकरीबन 30,000 रुपये चालान किया गया है। ये कार्रवाइयाँ जो हैं ज़ाहिर सी बात है शहरियों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए की जा रही हैं। तकरीबन मुसाफिर वैनों को अगर देखा जाए तो 80 से 90% मुसाफिर वैनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर CNG के सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं और ये सिलेंडर्स जो हैं ये ख़तरे का बाइस होते हैं, क्योंकि इन सिलेंडर्स में अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट की सूरत में या अगर किसी भी वजह से कोई लीकेज हो जाए या कोई ऐसा हादसा रुनुमा हो जाए तो फिर मुसाफिर वैनों में जिसमें मुसाफिर सवार होते हैं मुश्किलात का सामना हो सकता है, कई जानों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि मुसाफिर वैनों में लगी CNG की जो सिलेंडर्स होते हैं उनको निकाल दिया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे KM अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम KM अब्बासी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, जी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। KM अब्बासी, मुझे बताइएगा कि सिंध हुकूमत की मुसाफिर वैनों में लगे जो CNG सिलेंडर्स हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज तर कर दी गई हैं और महकमा ट्रांसपोर्ट और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई की जा रही है। तो ये अचानक से कार्रवाइयाँ तेज करने का क्या मकसद है, कैसे ये फैसला किया गया है अचानक से? जी डॉक्टर साहब, ये क्योंकि अब सिंध हुकूमत नहीं है और उनको 10 माह मुकम्मल हो चुके हैं, अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है और इसी सिलसिले में महकमा जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी मुतहर्रिक रोल प्ले कर रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो आज जो कार्रवाई अमल में लाई गई है 100 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें से जो गैस सिलेंडर थे वो निकाले गए। इसी तरह से 30,000 से ज्यादा का जुर्माना जो है वो भी आज किया गया। ये कार्रवाई न सिर्फ शेर कैद में बल्कि हैदराबाद में और इसी तरह से लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, शिकारपुर समेत दीगर अजला में भी की गई है। ताहम ये महकमा ट्रांसपोर्ट जो है इस वक्त काफी मुतहरिक नजर आता है, क्योंकि इसमें एक तो हादसा की सूरत में जो लोगों की जानों का ज़िया होता है उससे भी बचत होती है और दूसरा जो CNG सिलेंडर्स लगाए जाते हैं लेकिन जो किराए वसूल किए जाते हैं वो पेट्रोल के किराए वसूल किए जाते हैं, तो हर तरफ से जो है वो आवाम को लूटा जा रहा है। इसी सिलसिले में ये पहली मरतबा फैसला नहीं हुआ बल्कि इससे कबल भी ये फैसले होते रहे कि जो सिलेंडर्स हैं उनको खत्म किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा और जो बड़ी बसेस होंगी उनके लिए जो है कि इमरजेंसी गेट भी दिया जाएगा एग्जिट के लिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब महकमा जो ट्रांसपोर्ट है वो बर वक्त कार्रवाई भी अमल में ला रहा है और ये कार्रवाइयों का सिलसिला मुसलसल जारी है। तो भाई वजीर से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी ये कहना है कि वो इसी सिलसिले में जो है तमाम तरह इकदाम कर रहे हैं ताकि। अच्छा KM अब्बासी, ये बताइएगा कि ये जो छापे मारे जाते हैं या चेकिंग की जाती है उसके बाद सिलेंडर्स निकाले जाते हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट का एक बाकायदा प्रोसीजर होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, कोई भी मुसाफिर वैन होती है तो ये जो फिटनेस देने का तरीक़ाकार है या इसका स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर जो है SOP, इसको क्यों नहीं बेहतर बनाया जा रहा है? देखिए कितनी आप चेकिंग कर लेंगे, कितनी बसों में से कितनी वैनों में से CNG सिलेंडर्स निकाल देंगे, लेकिन जब तक कि ये निज़ाम सही नहीं होता जिसके तहत फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इन ट्रांसपोर्ट वैनों को, उस वक्त तक ये मामला कैसे दुरुस्त हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मुकम्मल तौर पर तो महकमा दाखिला सिंध की यही कोशिश है कि जो ट्रांसपोर्ट के जो एसोसिएशन हैं उनको इस बात पर जो है एग्री किया जाए कि वो खुद जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें या खुद सिलेंडर्स निकालें। लेकिन जहां पर ये मामला तय पाते हैं उसके बावजूद भी उन पर जब अमल दरामद नहीं होता तो मजबूरन जो है पुलिस की मदद से महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध को कार्रवाई अमल में लानी पड़ती है। मलीर के ऊपर जो नेशनल हाईवे वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, इसी तरह से हब हो या फिर दीगर जो बहुत बड़े सानियात हो चुके हैं जिनमें 50 से ज्यादा लोग जो है झुलस कर मर गए थे। तो इस किस्म के जो वाकयात हुए हैं उसके बाद जो है उस वक्त भी हमें इतना बड़ा एक्शन सामने नजर नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर अब पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि 3 माह के अंदर या 6 माह के अंदर एक काबीना की मीटिंग बुलाते हैं और उनमें कारकर्दगी रिपोर्ट जब पूछी जाती है तो हर किसी को तनकीद का निशाना करना पड़ता है। जिस तरह से अब जो महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध है उनकी जानिब से एक बस सर्विस भी दी गई थी जो कि 7 दिनों के अंदर आनी है, उसका अभी वक्त पूरा नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो पुरुमीद है कि एक जो है गवर्नमेंट सतह पर, क्योंकि यहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट सतह पर कोई भी निजाम नहीं ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर देखा जाए तो एक भी बस नहीं जो कि सरकारी सतह पर चलती हो। एक बस थी यहाँ पर अभी चलती है जो कि पीपुल्स बस है
सर्विस वो भी हदीद से सदर तक चलती है। तो अब जो है कि जाल बिछाने के लिए महकमा जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी मुतहरिक है, लेकिन जो सीएनजी सिलेंडर का मामला है वो भी काफी खतरनाक है और इसको रिमूव करने के लिए जो है इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केएम अब्बासी, आपने हमारे इस प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया जो ये बसेस जो हैं इनमें से जो ये सीएनजी सिलेंडर्स के निकालने का अमल जारी है, आया ये मुअस्सर है या फिर बेहतर ये होगा कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो डिपार्टमेंट्स उसमें मुलव्वस हैं, जो कि रिश्वत के एवज़ किसी भी तरह की वैन को, किसी भी तरह की कार को, गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, चाहे उस कार में, उस वैन में ब्रेक्स हों नहीं हों, वो सीएनजी पे चलती हो, पेट्रोल पे चलती हो, उसके दरवाजे बंद होते हों ना होते हों, कभी कोई फ़िटनेस के लिए बाकायदा जो मुआयना किया जाना चाहिए वो नहीं होता, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट के मालिकान जो हैं ये डायरेक्ट जाके और ये सिर्फ गाड़ी नंबर बता के, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी बुक दिखा के और ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट ले आते हैं। यही वजह है कि फिर शहर में इस किस्म के हादसात या वाक़यात होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे जो गुज़िश्ता दिनों एक मेडिकल इशू सामने आया, बल्कि यह के बाद दीगरे मुख्तलिफ मेडिकल इशूज़ सामने आते गए, जिसमें पहला मेडिकल इशू जो सामने आया वो था नन्ही बच्ची निशवा का इशू, जिसको कि एक गफलत की वजह से एक इंजेक्शन गलत लग गया, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन रुक गई और जिसके बाइस दिमाग डैमेज हुआ। और इंसानी दिमाग अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो रीजनरेट नहीं हो सकता, पैरालिसिस हो गया, पूरी बॉडी मफलूज हो गई। बच्ची जो है वो कुछ दिन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रही, ज़िंदगी से जंग लड़ती रही, लेकिन बिर आखिर इस जंग में उसको शिकस्त हुई और नन्ही निशवा जो है उस दुनिया से कूच कर गई। नाज़रीन, अब उसके बाद काफ़ी यानी इसमें डेवलपमेंट भी हुई पुलिस की तरफ से, और ख़ास तौर पे जो एक बोर्ड तश्कील दिया गया है उसकी जानिब से, हेल्थ कमीशन की जानिब से हॉस्पिटल को भी पहले सील करने का कहा गया, उसके बाद उसकी ओपीडी सिर्फ बंद की गई, फिर एमरजेंसी बंद की गई, फिर उसके बाद जो उसमें एडमिट जो मरीज़ थे उनको वहाँ रहने दिया गया। उसके बाद इसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स होती रहीं, जो लोग इसमें नामज़द थे उनकी ज़मानतें कैंसिल हुई, फिर उन्हें सिंध हाई कोर्ट से अबूरी ज़मानतें मिल गई। बहरहाल ये केस चलते चलते अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गया है और ज़राए का यानी जो हमारे मुख्तलिफ ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अब इस केस में एक मुआहिदा तय पा गया है, जो कि निशवा के वालिद और निजी हस्पताल की इंतज़ामिया के दरमियान तय पा गया है। और इस मुआहिदे के तहत कहा यह जा रहा है कि कोई 35 से 50 लाख रुपए की कोई रकम है जो सालाना एक मखसूस मुद्दत तक निशवा ट्रस्ट में डाली जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फ़िकार पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, सुन सकता हूँ आपकी आवाज़। जी जुल्फ़िकार, बताइएगा ये जो निशवा केस जिसको काफ़ी हाईलाइट भी किया गया, मीडिया की जानिब से हाईलाइट किया गया, वज़ीर आला की जानिब से नोटिस भी लिया गया, इसका केस भी चल रहा था, ज़मानतें कैंसिल हुई, फिर अबूरी ज़मानतें मिली, ये तमाम चीज़ें चलती रहीं। अब इस केस का क्लाइमेक्स सामने आ गया है और सुनने में ये आ रहा है कि निशवा के वालिद और निजी अस्पताल की इंतज़ामिया के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, ये एक इंतहाई तिब्बी गफलत का इंतहाई अफसोसनाक वाकया था जिसके अंदर एक मासूम बच्ची जो है वो अपनी जान से गई। इसके अंदर डॉक्टरों की जानिब से न सिर्फ एडमिट किया गया बल्कि अस्पताल इंतजामिया ने लिख कर ये चीज़ दी कि उनकी गफलत, स्टाफ की गफलत की वजह से मासूम बच्ची जान से गई है। उसके बाद जो है वो पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की, अस्पताल का अमला गिरफ्तार हुआ और फिर उसके अंदर अस्पताल के अमले की गिरफ्तारी के बाद जब ये प्रेशर ज्यादा डेवलप हुआ तो उस प्रेशर के बाद जो है वो आज इस केस के अंदर जब तो इससे पहले कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, जब उनकी जमानतें मनसूख होने लगी, दारुस्सैद अस्पताल का मालिक आमिर चिश्ती जो है वो अदालत से फरार भी हुआ। तो आज इस केस के अंदर नया मोड़ ये आया कि इसके अंदर जो है वो दारुस्सैद के मालकान और मासूम बच्ची के वालिदैन के दरमियान एक मामला तय पाया है और उस जो मामला तय पाया उसके अंदर ये तय हुआ है कि अस्पताल के अंदर जो है वो मासूम बच्ची के नाम से एक वार्ड बनाया जाएगा बच्चों के लिए और साथ साथ निशवा ट्रस्ट के अंदर 50 लाख रुपए सालाना जमा कराए जाएंगे। और आइंदा कितनी मुद्दत का मुआहिदा है जुल्फ़िकार पीरज़ादा, ये भी मुझे बता दीजिएगा, ये मुआहिदा कितनी मुद्दत तक चलेगा? यानी क्या अनलिमिटेड मुआहिदा है कि सारी उम्र जो है वो निशवा ट्रस्ट में 50 लाख रुपए डाले जाएंगे या 5 साल या 10 साल का मुआहिदा है? जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, आ रही है आवाज़। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुआहिदा कितनी मुद्दत तक के लिए तय हुआ है? आया कि ये ताहयात
50 लाख रुपए इस ट्रस्ट में डाले जाएंगे या 5 साल का मुआहदा है, 10 साल का मुआहदा है? देखिए, ऐसा कोई इसमें टाइम पीरियड नहीं है। इस वायदे के अंदर ये है कि जस्ट लश्कर ट्रस्ट के अंदर वो ये हर साल जो है वो 50 लाख रुपए जमा कराएंगे। माहदे की कोई डेट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है कि इसके अंदर कितने अरसे तक जो है वो ये जमा कराते रहेंगे, मगर ये जमा जरूर कराएंगे। अच्छा, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, तो इस तरह तो कोई मतलब जाहिर सी बात है एक बाकायदा मुआहदा तय पाया है। अच्छा, वैसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि देखिए ये जो केस है, यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो दीन इस्लाम है वो भी हमें दियत की इजाज़त देता है और इस तरह के मुआहदे पहले भी माजी में किए जा चुके हैं, ये कोई अपनी नवैयत का अनोखा मुआहदा नहीं है। तो इस वक्त जो निशवा के वालिद हैं वो मुतमईन है इस मुआहदे से? देखिए, अभी तक जो सूरत हाल उनकी नजर आ रही है वो जो है वो इसके अंदर सूरत हाल तो ऐसा लगता है कि वो तमाम मुतमईन होके आज वो खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये तमाम मामला जो निजी अस्पताल की इंतजामिया और मासूम बच्ची के जो गुरसा हैं उनके दरमियान तमाम मामला तय पा चुके हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार पीरज़ादा, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये जो बच्ची के साथ गफलत हुई, ये दरअसल एक इंजेक्शन जो कि पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन था जिसे ड्रिप में लगा के स्लो दिया जाना चाहिए था, लेकिन स्टाफ की गफलत की वजह से, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसकी गफलत की वजह से इसे बोलस में दे दिया गया, यानी एक साथ पूरी डोज 10 ml का एक इंजेक्शन लगा दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, इस किस्म के जो वाक़यात हैं उसकी हम बिल्कुल मज़म्मत करते हैं। इस किस्म के वाक़यात नहीं होने चाहिए हॉस्पिटल्स में, और ख़ास तौर पे जो भी इसमें मुलव्विस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई, हॉस्पिटल की जानिब से भी कार्रवाई की गई, और फिर ये केस जो है अदालत के सामने सब जुडिस भी है। लेकिन बहरहाल अब चूँकि ये मुआहदा तय पा गया है, इसलिए मेरे ख्याल में अब ये इशू काफ़ी हद तक दब जाएगा। लेकिन हमें मुस्तक़बिल में देखना होगा कि जो दूसरे निजी हॉस्पिटल्स हैं उनको अब कोई अपने स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स बनाने होंगे कि जो पैरामेडिकल स्टाफ जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड पैरामेडिकल स्टाफ हो और इस किस्म की कोई गफलत आइंदा देखने में ना आए। मेरा नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कराची के ताजरों के हवाले से कि अब कराची के ताजर फिर भत्ताखोरों के निशाने पर आ गए हैं। मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची दे दी गई है, 10 लाख रुपए का मुतालबा किया गया है। वाक़े का मुकदमा जो है वो मंगोपीर थाने में दर्ज कर लिया गया है। तफ्तीश एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल की जाएगी और अब देखना यह है कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी किसी ताजर को अगवा करने की कोशिश की जाती है, कभी सादा मलबूस, मुबैना तौर पे सादा मलबूस एहलकार होते हैं जो किसी ताजर को अगवा करने पहुँचते हैं, कभी CPLC की जानिब से रिकवरी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिसकी वीडियो मंजर आम पर आती है। और अब कराची के एक ताजिर जिसका ताल्लुक़ मंगोपीर से है, जो एक मार्बल की फैक्ट्री का मालिक है, उसे भत्ते की पर्ची दे दी गई है। माजी में भी इस तरह की बड़ी कार्रवाइयाँ देखने में आई जब एक ज़माने में आमन कमेटी और इस तरह की दूसरे ग्रुप्स के नाम पे कराची के ताजरों को हिरासा किया जाता था, फायरिंग कर दी जाती थी, दुकानों के शटर के ऊपर फायरिंग करके चले जाते थे, साथ में ख़त फेंक दिया जाता था कि इतने पैसे पहुंचा दिए जाएं। तो इस तरह के वाक़यात माजी में हमें काफ़ी देखने को मिले हैं। लेकिन अब ईद के मौके पे या रमज़ान मुबारक के इस रहमतों वाले महीने में ये वाक़े बहुत ही अफसोसनाक है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे समीर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम समीर कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी समीर कुरैशी, बताइएगा कराची के जो ताजिर हैं वो एक दफ़ा फिर भत्ताखोरों के टारगेट पर आ गए हैं और अब मंगोपीर में एक मार्बल फैक्ट्री के मालिक को 10 लाख रुपए की पर्ची दे दी गई है। माजी में भी इस तरह की बड़ी मिसालें हमें मिलती रही हैं, अब फिर से ये सिलसिला चल निकला है। जी देखिए, ये मसला दरअसल ये है कि इससे कबल जो है कुछ अर्सा कब तक जो भत्ताखोरी की वारदातें थी शहर में बिल्कुल कम हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर जो है वो शहर में भत्ताखोर जो है वो सरगर्म हो गए हैं। कराची के ताजिर एक बार फिर रमजान मुबारक के महीने के अंदर जो है भत्ताखोरों के निशाने पर आ गए हैं। मंगोपीर में एक मार्बल फैक्ट्री के मालिक को भत्ते की पर्ची भेजी गई है और फैक्ट्री के मालिक से
10 लाख रुपए तलब किए गए हैं। मालूम ये हुआ है कि सुल्तानाबाद मंगोपीर में मार्बल फैक्ट्री में चौकीदार को नामालूम लड़का एक भत्ते की पर्ची देकर चला गया था। फैक्ट्री के मालिक से 10 लाख रुपए तलब किए गए थे, जबकि बताकोड़ ने पैगाम दिया कि पैसे न दिए तो मौत तुम्हारा मुकद्दर होगी और पर्ची को मजाक मत समझना, जो कहते हैं वो करते हैं। उसके बाद अच्छा, ये बताइएगा समीर कुरैशी की किसकी तरफ से, मतलब 10 लाख रुपए ताजिर को कहाँ पहुंचाने हैं? अपने चौकीदार को वो दे के चला जाए, कहाँ पहुंचाएगा? ये भत्ताखोर कौन है, क्या शनाख्त हुई है? देखिए, शनाख्त तो अब तक कोई भी नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा है कि 10 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रखो, पुलिस को खबर की तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मौत से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे घर से फैक्ट्री आने जाने का वक्त और तुम्हारे तमाम मामूलात का हमें पता है। बताकोड़ ने पर्ची दी, अंग्रेजी में पैसे भी जो है वो अरेंज करने का जो है वो लिखा है कि पैसा अरेंज करो। तो यानी ये तमाम चीजें बाकायदा एक तफसीली खत लिखा गया है इस हवाले से, या सिर्फ 10 लाख रुपए की पर्ची दे दी गई है? इस तरीके की कई भी बहुत, ये तो एक चीज थी जो मंजर यहाँ पे आ गई है, लेकिन ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर के इस तरीके से जो है जो वाकयात पेश आ रहे हैं कि इस तरीके से भत्ते की पर्चियां दी जा रही हैं। जैसे कराची हलीम जो है हमारे सोल्जर बाजार के इलाके के अंदर, वहाँ भी पर्चियां आई हैं। उसके अलावा भी शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें पर्चियां आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई खातिमा कोई नताइज नजर नहीं आ रहे। कुछ तो रेंजर्स ने पकड़े भी हैं जो कि ये भत्ता वसूल करते थे, लेकिन अब तक जो है ये मंगोपीर वाले केस का जो है कोई सुराग न मिल सका है। जी तो समीर, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या यानी कोई सुराग, कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई चीज जिनसे कि इस ग्रुप की या इस किस्म के दूसरे ग्रुप्स की शनाख्त हो सके कि आखिर कौन लोग हैं? पहले कराची अमन कमेटी और मुख्तलिफ दूसरे ग्रुप्स के नाम पे भत्ता लिया जाता रहा, ताजरों को हिरासा किया जाता रहा, तो अब ये एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो है वो इसकी तफ्तीश कर रहा है या अभी इसकी तफ्तीश मुंतकिल की जाएगी? डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको ये बात बताते चलूं कि एक टाइम जो था वो अमन कमेटी का था, गैंग वॉर का टाइम था। उस टाइम जो भत्ते की पर्चियां दी जाती थी तो उस वक्त ये कंडीशन होती थी कि अगर मैं जो जाती तौर पे अगर मैं किसी को पर्ची दे दूं तो वो भी यही समझा जाता था कि ये गैंग वॉर ने पर्ची दी है और लोग इतना खौफो हिरास में थे। लेकिन अब कराची में इस टाइम पे अमन आ चुका है, कराची के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं, रेंजर्स भी सरगर्म अमल है, पुलिस भी अपनी जगह हिकमत अमलिया इख्तियार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की पर्चियां आ जाना, कुछ कहना कबलत वक्त होगा कि गैंग वॉर ने दी या किसने दी, लेकिन शुबा ये किया जाता है कि गैंग वॉर वाले जो हैं वो इस वक्त कई लड़के जो हैं मफरूर भी हैं, तो उनकी जरूरत भी है, तो हो सकता है कि गैंग वॉर वालों ने दी है। लेकिन इसके अंदर कहीं किसी का नाम वाजे नहीं किया गया, लेकिन दीगर जगहों पे जो पर्चियां दी गई हैं उसमें गैंग वॉर का वाजे तौर पर कहा गया है कि ये गैंग वॉर वाले हैं, जिसमें लिखा गया है कि गैंग वॉर की पर्ची है। तो इसके बारे में कहना कुछ कबलत वक्त होगा। जी तो अच्छा, ये जो सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों का जो मामला था, फिर CPLC की एक फुटेज सामने आई जिसके अंदर यानी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें CPLC के डायरेक्टर लेवल के अफसरान जो हैं वो रिकवरी करने पहुंचे थे, जिनकी फुटेज बाकायदा सोशल मीडिया पे वायरल हुई, मंजर आम पर आई। इस हवाले से कोई कार्रवाइयाँ की गई हैं? मुस्तकिल ताजरों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी प्राइवेट रिकवरीज की जा रही हैं, कभी सादा लिबास में मलबूस मुबैना तौर पे पुलिस एहलकार होते हैं जो जाते हैं ताजिर को अगवा करने की कोशिश की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों पे क्या कोई नोटिस लिया गया है? कोई इंक्वायरी रिपोर्ट अब तक IG सिंध को सबमिट की गई है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह कोर्टों में केस होते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसी तरीके से ये यहाँ पे सिस्टम चलता आ रहा है कि इसी तरीके से जो कई AVCC ले लेती है। जैसे बिस्मा केस है, बिस्मा केस के अंदर वो लड़की सामान देकर वापस आ गई है और उसके बाद भी अभी तक कोई मुल्जिमान का सुराग नहीं मिल सका। सबने बयानात ले लिए, सारी चीजें हो गई, लेकिन मुल्जिमान का सुराग अब तक न मिल सका है। लेकिन समीर कुरैशी, उस जो बच्ची का अगवा था, मैं नाम इसलिए आपको भी मना करूंगा कि नाम नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी के घर की बच्ची होती है, फिर आगे के मामलात होते हैं, तो बेहतर हमें मीडिया को जिम्मेदारी फील करते हुए, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हम इस किस्म के मामलात को उठाएं ज़रूर, लेकिन आइडेंटिटी को सीगा रास्त में रख के उठाएं। तो लेकिन उस ख़ानदान की तरफ से इसीलिए कोई पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई गई है, बल्कि ताउन भी नहीं किया गया है पुलिस के साथ। जी देखिए, नहीं, अब ताउन कर लिया, उन्होंने बयानात भी दे दिए हैं, ये चीज भी सामने आ चुकी है कि इन्होंने बयानात भी रिकॉर्ड करवा दिए हैं अपने, लेकिन अभी तक जो है
वो किसी को भी जो है इसी तो अभी तरीके तक से इस वाकई का कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, कोई FIR काटी गई है? उन्होंने सुबह का इजहार जरूर किया है कि इसमें कोई मुलाजिम मुलविस हो सकता है, क्योंकि घर के अंदर जितनी भी बातें की जा रही थी वो सामने आ रही थी, यानी कि वहाँ जो अगवाकार थे वो भी वही बातें कर रहे, तो इसका मतलब कोई मुलाजिम मुलविस हो सकता है। लेकिन इसके बारे में भी कहना कुछ कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी तक ये सारी चीजें चल रही हैं और इसी के ऊपर जो है वो तमाम मामला चल रहे हैं, इसी के कहानी के ऊपर अभी तक कहीं भी मुल्जिमान का सुराग नहीं मिल सका। इसी तरीके से अगर ताजिर की बात की जाए, वो जो न्यू टाउन के इलाके शरबाबाद में इदरीस जो था ताजिर अगवा करने की कोशिश की गई थी, उसमें भी कोई भी किसी किस्म की अभी तक कोई मुल्जिमान नहीं सामने आ सके, जबकि गाड़ियों के नंबर CCTV में वाजे हैं। लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका कि वो पुलिस पार्टी थी या डाकू थे, कौन थे जो किसी के घर पे भी आ रहे हैं। मैं आपको एक और चीज भी डॉक्टर साहब बताता चलूं कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जहां पर गैंग वॉर का इल्जाम लगाया जाता है या फलानी जगह पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग कर रहे हैं, इसके अंदर पुलिस के इदारों का बहुत बड़ा हाथ है कि इन्होंने शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का आगाज किया और जो उनको लाइन दी, क्योंकि जिस टाइम पे शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हो रही थी तो उस टाइम इन्हीं का ये हाथ था कि किसी को भी उठा लेते थे और ले जाते थे और सेल में बिठाते थे और 1 घंटे बाद छोड़ दिया करते थे। तो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का आगाज जितना भी हुआ तो इन्हीं ये जो एजेंसियां बनी हुई है जो कि पुलिस की एजेंसियां खुसूसी तौर पे, इनसे ये आगाज किया गया है। जी, तो मुझे बताइएगा कि जब पुलिस की इस कदर नाकामी है और इस तरह से इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं, मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है, इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं मांगी जा रही? जी देखें, IG सिंध है सैयद सलीम इमाम नोटिस ले लेते हैं, नोटिस लेने के बाद फॉलो अप कोई नहीं लेता, नोटिस हर चीज का वो लेते हैं, लेकिन फॉलो अप अब तक किसी भी चीज का सामने नहीं आया, कोई सुराग नहीं लगता। मुल्जिमान जितने भी हैं फॉलो अप हो लेते हैं, मुल्जिमान रेंजर्स पकड़ते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी तक कोई भी इस तरीके की वारदातें जारी हैं। नोटिस हर खबर का लिया जाता है, लेकिन अब तक साफियों की गाड़ियां चल रही हैं, साफी लुट रहे हैं, उनका भी नोटिस दिया जाता है, अब तक कोई मुल्जिमान नहीं गिरफ्तार हुए। ये मार्बल का जो ताजिर था जिसे बच्चे की पर्ची दी गई, उसका भी नोटिस लिया गया, कुछ नहीं हुआ। इदरीस जो है ताजिर, इसके घर पुलिस पार्टी पहुंची, इसका भी अब तक नोटिस लिया गया, कुछ नहीं हुआ। नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई कोई देखने में नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्कुलर रेलवे जो कराची की है उसके ट्रैक को वागुजार कराने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 7वें रोज़ भी ऑपरेशन जारी रहा है और इन 7 रोज़ के दौरान जो है यानी पिछले 6 रोज़ में तकरीबन 3500 मुरब्बा गज से ज़ायद अराजी जो है वो वागुजार कराई गई है। आया इसमें ये सिर्फ सॉफ्ट जितने इंक्रोचमेंट थी, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट यानी जिसमें कोई कंक्रीट शामिल नहीं थी, जिसमें किसी किस्म की कोई मजबूत या परमानेंट इंक्रोचमेंट नहीं थी, सिर्फ झोंपड़ियाँ थीं, सामान रखा हुआ था या इस किस्म की कोई फर्नीचर मार्केट से इस किस्म की जितनी जगहें थी जो कमज़ोर बेचारे आम गरीब आवाम होते हैं जो अपना सर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी अल्लाह ताला की ज़मीन पे अपना घर बना लेते हैं, उन तमाम लोगों को तो हटा दिया गया है, यानी ये इंक्रोचमेंट हटा दी गई है, तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई देखने में नहीं आई, यानी कोई ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि गैर कानूनी तौर पर इंक्रोचमेंट के तौर पर बनाई गई हो, जो कि इस ट्रैक की जद में आ रही हो, उसको अब तक निशाना नहीं बनाया गया। और ये बाकायदा पॉलिसी बनाई गई है KMC के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से कि पहले फ़ेज़ में जितनी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद फिर जिन जिन इमारतों को नोटिस दिए गए हैं उसके बाद उन इमारतों पे कार्रवाई की जाएगी। इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अहमद इसाक। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद इसाक, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? बिल्कुल यकीनी तौर पर आला अदलिया के अहकामात है जिसके पेश नज़र जो सर्कुलर रेलवे हुक्म है यकीनी तौर पर वो हमें मुतारिफ दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता जो है दिसंबर में भी जो है ऑपरेशन का आगाज किया गया था सर्कुलर रेलवे की जो जमीन है उसको वागुजार कराने के लिए, लेकिन वक्त जैसे जैसे दिन गुजरे वो जो है ऑपरेशन जो है हमें जो है वो जो सामने नजर आ रहा था वो जो है उससे बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन अब एक बार फिर आला अदलिया के अहकामात जारी किया गया कि 2 हफ्ते के अंदर जो है कराची का जो सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है उसके जो जमीन पर जितनी भी
तजावुजात कायम है गैर कानूनी तौर पर, उनका सफाया किया जाए। यकीनी तौर पर सर्कुलर रेलवे हुकाम की जानिब से पहले जो मरहला है उसमें जिला वस्ती का इंतखाब किया गया था और जिला शर्फी का इंतखाब किया गया था। गुलशन इकबाल नीबा चुरंगी का जो अतराफ में सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है उसकी जमीन वागुजार कराने के लिए पहले मरहले में 300 से ज्यादा जो जुग्गिया थी उसका सफाया किया जाएगा। उसी के साथ साथ जो अतराफ में दोनों तरफ 50 फीट दाएं जानिब और 50 फीट बाएं जानिब जो ट्रैक पर तजावुजात थी जिसमें के झोपड़ियां कायम थी, उसी के साथ साथ जो पुख्ता दुकान फर्नीचर मार्केट की शक्ल में थी, इसी के साथ साथ जो बिल्डिंग तामीरात की गई थी जो कि गैर कानूनी तौर पर थी, उन सबको जो है सफाई करने का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूं ऑपरेशन को जो है हमारे साहब, मुझे पहले ये बताइएगा कि अब तक इन झुग्गियों के अलावा आप पहले मेरा सवाल सुन लें, इन झुग्गियों के अलावा, इन सॉफ्ट इंक्रोचमेंट के अलावा कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कोई कसीरुल मंजिला इमारत, कोई घर, कोई इस किस्म की चीज़ें मिसमार की गई हैं? क्योंकि फर्नीचर मार्केट भी जो इंक्रोच की गई थी उसमें कोई कंक्रीट यानी जिस तरह आरसीसी की छत डाली जाती है इस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। सब टेम्परेरी तामीरात थी जिनके शेड्स लगा के टीन की छतें डाल के दुकानें बनाई गई थी। मेरा आपसे पूछना यह है कि कोई अब तक कसीरुल मंजिला इमारत या कोई पक्का कंक्रीट बना हुआ घर तोड़ा गया है या कोई कारोबारी मरकज तोड़ा गया है अब तक 6 रोज में? मुतहरिक दिखाई दे रहा है और जो पक्के मकानात है उनको भी मिसमार करने का सिलसिला जारी है। 3-3 मंजिला जो इमारत थी उनको जो है मिसमार किया जा चुका है, झोपड़ियों का सफाया किया जा चुका है। उसी के साथ साथ जो पुख्ता दुकानें थी उनको भी जो है मिसमार किया जा रहा है। मैं आपको बताते चलूं और भी कई जो मकानात है जो कि सर्कुलर रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कायम है उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरें मौजूद है, उसी के साथ साथ जिला इंतजामिया है उसका अमला भी मौजूद है, साथ साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं वहाँ के वो भी मौजूद है और सर्कुलर रेलवे हुकाम खुद वहाँ पर मौजूद है। जो वहाँ पर डीसी है वो खुद अपनी सरबराही में ये ऑपरेशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और अभी तकरीबन ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में यानी ज़िला शर्की में तकरीबन 20 किलोमीटर तक की का जो ट्रैक है इसको वागुजार कराया गया है या कोशिश की जा रही है कि इसको वागुजार कराया जाए, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी ट्रैक बाकी है। ज़िला वस्ती का ट्रैक है जिसके ऊपर काफ़ी तजावुज़ात हैं और ख़ास तौर पे इस सर्कुलर रेलवे के ऊपर यानी जो जहाँ जहाँ ये बड़ी शाहराहों से ये सर्कुलर रेलवे गुजरा करती थी वहाँ पे जो ब्रिजेस बनाए गए थे, जो पुल बनाए गए थे वो तोड़ दिए गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नाज़ाबाद 7 नंबर का जो ब्रिज था वो मिसमार कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अगर ये सर्कुलर रेलवे बहाल की जाती है और अब इसके अलावा जो चेंज ओवर बनाया गया है वो कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये ब्रिज दोबारा तामीर भी नहीं किया जा सकता। यानी अब अगर सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए दोबारा से चाहें कि ये ब्रिज बना लें तो अब मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि इससे बिल्कुल मुत्तसिल एक चेंज ओवर बनाया गया है जो कि ख़ास तौर पे ग्रीन लाइन जो बसेस हैं उनका चेंज ओवर बनाया गया है। तो अब यही देखना होगा कि अगर इस सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाता है तो ये जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जिसमें जो शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराएँ हैं जहाँ से ये ट्रेनें पहले गुजरा करती थी, जहाँ पे पहले फाटक लगे हुआ करते थे, क्या अब वाकई वहाँ दोबारा से इन्हीं फाटक को लगाया जाएगा और इसी तरह जब ये ट्रैफिक की रवानी रोक कर ये ट्रेनें गुजरा करती थी तो क्या वही काम दोबारा किया जाएगा या दोबारा से ये ब्रिजेस या फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे? बहरहाल नाज़रीन, अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला रात 11:05 पे आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।